नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल कॉन्शियस लिंक पे स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हमारे साथ श्री प्रवीण भाटिया सर जुड़े हैं। और प्रवीण भाटिया सर जर्मनी से हैं। और सर एक एक्सपर्ट है जो सब्जेक्ट्स पर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अवेकनिंग, 5D कॉन्शियसनेस और 5D अर्थ के रिलेटेड। तो नमस्ते सर, आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्ते अभिषेक जी। या और थोड़ा सा तो मैं करेक्ट बताऊँ, आपने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है वो कदम कदम पे हो रही है, और जिसकी जितनी कॉन्शियसनेस है वो उतना परसीव कर पाता है। जो मैंने कल परसीव किया था, नेक्स्ट से कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होते ही नए डिस्क्लोजर होते हैं, वो बढ़ जाती है। तो लगता है कि पुरानी कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सारे मेरे ऊपर हैं। और मैं अभिषेक जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में पहला आदमी देखा है जो ग्रेट अवेकनिंग मैप को भी डिकोड कर रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैप है कि मैं भी उसको कई उसके एस्पेक्ट को नहीं समझ पाया हूँ अभी तक, जबकि मैं इसको कम से कम 2 साल पहले से जानता हूँ। तो इनका यस सर। इनका एफर्ट और इनकी सिंसियरिटी की मैं मदद करता हूँ। इसीलिए मैं, यस मेरा पास टाइम बड़ा कम था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा तो मैंने सबसे पहले कहा कि फ्राइडे अवेलेबल, यस सर। बिकॉज ऑफ यू थैंक यू गाइस। सर। यस सर, थैंक यू सर। सर, तो एक्चुअली कैसा है कि जो ग्रेट अवेकनिंग मैप है, जैसे कि सर आपने बोला, कोई इसका अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये स्टार्ट करना है और लोगों तक अवेयरनेस फैलेगा इस मैप के रिलेटेड। तो सर जैसे कि अभी अगर सर जो न्यू व्यूअर्स है और जो न्यू लिसनर्स है, तो मैं उनके लिए एक शॉर्ट ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम किस सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब जो टाइम चल रहा है, इसे बाइबल में बोला जाता है एंड टाइम्स, और इंडिया में इसे बोला जाता है युग परिवर्तन का दौर। तो अगर आप अभी आपको क्वेश्चंस होगा कि सडनली ये कैसे युग परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो इसे समझने के लिए आपको प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स का साइकिल समझना होगा। तो मैंने मेरे चैनल पर प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स का वीडियो डाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा है कि अगर मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स को, तो प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स बेसिकली एक ऐसा साइकिल है जो हमारा सन कंप्लीट करता है अराउंड सीरियस। सीरियस हमारे मिल्की वे का और एक सन है, जो हमारा और एक सन है जिसे हम सीरियस बोलते हैं। तो जब हमारा सन एक सीरियस के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करता है, तब युग परिवर्तन होता है और हम नए युग में जाते हैं। तो बेसिकली ये युग परिवर्तन 2012 में खत्म हुआ है। और मैंने एक डीप एक्सप्लेनेशन के थ्रू रिसर्च बेस्ड एक वीडियो डाला है। आप अगर जो भी सुन रहे हैं मुझे, न्यू लिसनर्स, आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो। उसके बाद आपको डीपली समझेगा कि ये जो पॉडकास्ट है आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो सर जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो अब जो चल रहा है युग परिवर्तन, जब भी एक युग परिवर्तन होता है हम एक नए युग में जाते हैं और हमारा कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है। तो बेसिकली सर ये 5D कॉन्शियसनेस की बात होती है इसमें, कि हम अब 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सर ये 5D कॉन्शियसनेस क्या है? 5D कॉन्शियसनेस, जो थर्ड डायमेंशनल की कॉन्शियसनेस है, ये डुअलिटी पे बेस्ड, इसमें डुअलिटी है, कंपटीशन है, और मोर ओवर हम एक तरह से एक प्रिजन में ट्रैप हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप इन प्रिजन, वी परसीव इज एज अवर रियलिटी, वी आर हैविंग अनलिमिटेड पोटेंशियल। हमारा जो पोटेंशियल है वो उतना बड़ा है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को जान नहीं पा रहे, और इसलिए हम थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में ट्रैप। फिफ्थ डायमेंशन में हमारे थॉट मैनिफेस्टेशन इमीडिएटली होंगे। लव और प्रेम का पहली बार ह्यूमैनिटी अनुभव करेगी। ह्यूमैनिटी ने अभी तक प्रेम का अनुभव नहीं किया है। वो बिलीव करती है कि वो प्रेम करती है अपने बच्चों से, माँ बाप से, जानवरों से। ये प्रेम नहीं है, ना देश प्रेम भी कम नहीं है। प्रेम कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है, जो इस स्टिमुलेशन या जिस मैट्रिक्स में हम हैं अभी, वहां पे वो स्टेज अभी तक नहीं है। लॉ ऑफ वन, जो इस विषय पे जिन्होंने काफी गाइडेंस दी, उन्होंने बताया कि हम अभी जो अर्थ को बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू परसीव, उन्होंने फिफ्थ डायमेंशन को फोर बोला, क्योंकि वो डेंसिटी के टर्म में बोलते हैं। डायमेंशन की टर्म में फिफ्थ डायमेंशन है, डेंसिटी की टर्म में ये फोर्थ डेंसिटी है। तो फोर्थ डेंसिटी में हम प्रेम का अनुभव करते हैं, फिफ्थ डेंसिटी में हमें उस प्रेम से ज्ञान का अनुभव होता है, सिक्स डेंसिटी में उस ज्ञान के थ्रू हम अपनी कॉन्शियसनेस को ईश्वर के काफी करीब आए। तो हम प्रेम का अनुभव करेंगे, कंपटीशन खत्म होगा, हमारे थॉट मैनिफेस्टेशन होंगे। मोर ओवर, जो हमारी इतना अनंत ब्रह्मांड है इस गैलेक्सी में, हम अपनी गैलेक्टिक फैमिली से पहली बार मिले हैं।
हम अनंत ब्रह्मांड में विचरण करेंगे, डिफरेंट गैलेक्सीज में जाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, कोई बीमार नहीं होगा, कोई किसी तरह की हीलिंग की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। समाज का एक नया स्तर है, हमारे माइंड इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। ये चीज यस। करना है। और जो आपने पहले बोला था उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ये साइकिल पहली बार नहीं हो रही है, ये थर्ड टाइम है। लेकिन पहली 2 बार में अर्थ पे बहुत कम लोग इस साइकिल के थ्रू युग परिवर्तन में जा पाए। इस थर्ड साइकिल में हम मेरे लिए पोटेंशियल है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पोटेंशियली पूरा अर्थ नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। पिछली 2 साइकिल में कुछ ह्यूमन गए थे, लेकिन अर्थ इसी कॉन्शियसनेस में रह पाई। अब की बार अर्थ भी नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट कर रही है। दैट मींस ऑल अर्थलिंग्स फ्रॉम द अर्थ पोटेंशियली कुड असेंड टू द नेक्स्ट डायमेंशन। ओके। ओके सर। तो सर अभी इसी सब्जेक्ट पे और एक क्वेश्चन है कि सर ये एसेंशन क्या होता है बेसिकली, जो 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट होते हैं। तो सर आप एसेंशन को थोड़ा डीपली समझेंगे तो अच्छा हो। देखिए, असेंशन तो ये है कि हमने हमारे पास चेतना का एक स्तर है, उस स्तर के थ्रू हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, जी रहे हैं, पैदा होते हैं, छोटा सा जीवन होता है, मर जाते हैं, और उस असेंशन प्रोसेस में हमें बताया जाता है कि एनलाइटमेंट अगर हो जाए तो हम इस डेथ और बर्थ की साइकिल से फ्री हो सकते हैं। उसके लिए एफर्ट करते हैं। और पूरा जो इस डायमेंशन का स्ट्रक्चर है, ये पिरामिड स्ट्रक्चर है, और हर आदमी संघर्ष कर रहा है ऊपर जाने, इसलिए वो असंतुष्ट है, दुखी है। और स्पिरिचुअलिटी भी एक पिरामिड स्ट्रक्चर की है कि हम बहुत मेहनत करेंगे, ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, ऐसा खाना खाएंगे तो हम एनलाइटेंड। असेंशन में ये सारी बातों से असेंड कर जाए, ये सारी चीजें वहां नहीं है, उसके अतिरिक्त, उसके बियॉन्ड है ये असेंशन। अच्छा। वहां पे भी लाइफ अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे हमें मरना पड़ता है। मरने के बाद हम जब नई फॉर्म में हम अर्थ पे दोबारा आते हैं तो हम भूल जाते हैं पुरानी लाइफ। फिर अब नए पेरेंट्स, नए दोस्त, नई सर्कमस्टांसेस, वहां पे लाइफ खत्म है। वहां पे कोई अगर बॉडी छोड़ेगा तो नई बॉडी धारण कर लेगा, लेकिन इट्स कंप्लीट मेंबर ऑफ प्रीवियस। तो ये असेंशन है। ओके सर, तो अब यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ बेसिकली। जर सर जो अभी जो सोलर फ्लैशेस आ रही हैं, तो उसके कारण जो हमारा फ्लैशेस जो होती है वो एक एनर्जी होती है बेसिकली। तो एनर्जी जब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होती है उसके बाद डीएनए एक्टिवेशन होता है। तो डीएनए एक्टिवेशन के कारण ही हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है टुवर्ड्स 5D कॉन्शियसनेस। तो सर आप इसमें थोड़ा बताइएगा कि ये डीएनए एक्टिवेशन के रिलेटेड अगर आपको कुछ पता है तो आप बताइएगा। मुझे इतना पता है कि हमारा डीएनए 12 स्ट्रैंड है हमारे डीएनए में, जिसमें से सिर्फ 2 एक्टिव। जो साइंस अभी डीएनए पे अभी नया काम शुरू हुआ है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा डीएनए का सिर्फ 10% यूजेबल है, 90% जंक। वो ये नहीं जानते जो जो 90% जो जंक है वो नेक्स्ट डायमेंशन के लिए यूजेबल है। हमारी बॉडी में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है, बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसका जो जंक पोर्शन है, उनकी अभी थर्ड डायमेंशन की जरूरत नहीं, इसलिए वो डॉर्मेंट था। अब इसकी जरूरत आ रही है तो ये एक्टिव। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सोलर फ्लैश आती है हमारे सेल एक्सपेंड होते हैं और डीएनए के एक्टिवेशन के लिए वहां पे स्टार्ट होता है। ऐसा मैंने सुना है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कि कुछ बच्चे जो नए समय में पैदा हो रहे हैं उनमें 5 to 6 स्ट्रैंड एक्टिव है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम है इसको जज करने का साइंटिफिक। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें प्रूफ मिले और एविडेंस मिले। मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्विट्जरलैंड में एक लड़की पैदा हुई है, उसके 12 स्ट्रैंड। शी इज वेरी एक्टिव, उसका नाम क्रिस्टीना फ्रॉम जायन है। बहुत छोटी एज में वो लोगों को अवेयरनेस। तो ये सर मैं इसमें या सर मैं इसमें भी थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अगर सर जैसे आपने बोला कि इसका एविडेंस नहीं है, तो बेसिकली सर एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है डोलोरस कैनन करके। तो उन्होंने उन्होंने भी इस सब सब्जेक्ट्स पर बहुत अच्छे से बात किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो न्यू चिल्ड्रंस आ रहे हैं वो ज़्यादा ही एडवांस है, और उनके जो बुक्स है कीपर्स ऑफ द गार्डन और बहुत सारे हैं, 3 waves ऑफ वॉलंटियर्स एंड न्यू वर्ड। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेन किया है 5D न्यू वर्ड के रिलेटेड और ये जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है उनके रिलेटेड। क्योंकि जो डोलोरस कैनन थी वो एक क्वांटम
हीलिंग हिप्नोसिस एक्सपर्ट थी, जो लोगों को हिप्नोसिस करके उनके पास्ट लाइफ को टैप इन करती थी और उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर जो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट होकर वो इंफॉर्मेशन चैनल करती थी। तो उनके थ्रू जो नॉलेज मिला है, उनके थ्रू आप ऐसा कह सकते हो कि एक एविडेंस है। जो भी न्यूअर चिल्ड्रंस है, जैसा आपने बताया कि अब जो चिल्ड्रंस आ रहे हैं उनका बहुत एडवांस है वो। तो सर वैसे वही मैं आपको बता रहा था, और जो व्यूअर्स है जो सुन रहे हैं उनको मैं बता रहा था कि आपको डोलोरस कैनन का वर्क चेकआउट करना चाहिए। उन्होंने बुक्स लिखे हैं, तो आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो बहुत लॉजिकल माइंड के हैं, वो किसी मशीन के थ्रू देखना चाहते हैं, किसी ह्यूमन की बात नहीं सुनना चाहते। ह्यूमन बोल रहा है कि हाँ डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, मैं इसको देख सकता हूँ, लेकिन वो कहते नहीं हमें प्रूफ दिखाओ। इस केस में खाली मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि कोई प्रूफ अवेलेबल हो या अभी तक साइंटिफिकली और मेडिकली। सर तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिलेटेड, सर व्हाट इज अ ग्रेट अवेकनिंग। जो हमारे व्यूअर्स है बहुत बहुत कंफ्यूज है, मतलब उनको पता नहीं ग्रेट अवेकनिंग क्या है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ग्रेट अवेकनिंग क्या है। जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि ये एक अर्थ की जो साइकिल 25-26,000 में होती है, उसमें अर्थ पे एक एनर्जी का प्रभाव, उस प्रभाव में सोलर फ्लैशेस हर बार आती है। और इस साइकिल के दोनों सिरे में, अगर ये 26,000 ईयर की साइकिल है, तो हर 13,000 ईयर में सोलर फ्लैश आती है। एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग आती है जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, और एक बार थोड़ी मिल। उससे पहली जो 13,000 ईयर की साइकिल थी वो बहुत, उसने धरती पे तबाही की थी, और शायद उसी समय डायनासोर एक्सटेरियर हुए थे। अब की बार मिड फॉर्म की एक्सपेक्टेशन है। तो जब दोनों बार सोलर फ्लैश आई थी और कुछ लोग अवेक हो पाए थे, कुछ डिस्कशन हुआ, अब की बार जो थर्ड है उसमें पोटेंशियली, क्योंकि अर्थ नेक्स्ट लेवल पे असेंड कर जाएगी, तो नेक्स्ट अर्थ पे रहने की जो संभावनाएं हैं वो फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस के लिए कंड्यूसिव है। इसलिए एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अब की बार कंप्लीट अर्थ असेंड कर जाएगी, क्योंकि ये ग्रेट है पिछली अवेकनिंग। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कि अर्थ के सारे लोग असेंड करेंगे, तो इसके लिए एक वर्ड ग्रेट अवेकनिंग। इससे अच्छा आपके अच्छा कभी हुआ नहीं। हम्म। ओके। तो सर ग्रेट अवेकनिंग में अगर और इसको टच करूँ तो सर मेरा जो ओपिनियन है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जब ग्रेट अवेकनिंग होती है तो लोग स्पिरिचुअल अपने स्पिरिचुअल नेचर से जुड़ते हैं। और लोगों को मतलब जो षड्यंत्र है जो भी चल रहा है, तो उनके रिलेटेड वो अवेयर होते हैं। और तो इसी को बेसिकली अवेकनिंग बोला गया है। तो जितना अवेकनिंग होगा उतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आएगा, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जितना शिफ्ट आता है उतना हम जो टाइमलाइन है हमारे आगे आने वाले इवेंट्स के, वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। यस, तो इसीलिए ग्रेट अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ग्रेट अवेकनिंग में और थोड़ा बात करूँ तो इसमें आपको बेसिकली रिसर्च करना है, थोड़ा बहुत आपको जिम्मेदारी लेना है, और आपको रिसर्च करना है कि हो क्या रहा है। और तो जब आप रिसर्च करोगे तब जाकर आपको समझेगा कि और आप अपने ऊपर आपको काम करना है। जितना आप काम करोगे, आपके वाइब्रेशंस को रेज करोगे, तो उतना ज़्यादा आपको भी बेनिफिट है और ह्यूमैनिटी को भी बेनिफिट है। क्योंकि एक बंदा अगर काम करता है अपने ऊपर, तो वो शिफ्ट करता है, वो एक बेसिकली बड़ा इम्पैक्ट करता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। तो जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, उतना ज़्यादा ग्रेट अवेकनिंग और फास्टली होगा, और हम और अच्छे ऑप्टिमल टाइमलाइन रियलिटी में होंगे बेसिकली। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बताया आपने। ऐसे। तो सर आगे अगर हम बात करेंगे तो सर और बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि सर ये ग्रेट रीसेट क्या होता है। बेसिकली बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ग्रेट रीसेट क्या है। ह्यूमैनिटी क्योंकि इस प्रिजन में है लेकिन उसको पता नहीं है। अगर हम्म। प्रिजन में है तो किसी ने तो प्रिजन बनाया होगा, जिसने प्रिजन बनाया है वो इस प्रिजन को तोड़ने नहीं देना चाहता। वो हम्म। ह्यूमैनिटी को अभी भी उसी फॉर्म में देखना चाहता है जिस फॉर्म में वो सदियों से रह रही है, वो उसी फॉर्म को मेंटेन करना चाहता है। इस प्रिजन को जिन्होंने बनाया है वो बहुत एडवांस, और वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोग इस तरह मानते हैं कि हम दया है हमारे अंदर, कंपैशन है और प्रेम है, तो भी हम स्पिरिचुअल। रावण भी स्पिरिचुअल था। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ब्रह्मांड के नियम को जानना और उन नियमों को यूज करना।
क्योंकि वो ब्रह्मांड की एनर्जी की पावर जो जान जाता है वो जानता है। अब वो उस पावर को अच्छे ढंग से यूज करे या खराब ढंग से यूज करे, ये एक अलग इशू। हम सोचते हैं जो सिर्फ अच्छे ढंग से यूज कर रहा है वो स्पिरिचुअल है, नहीं। जिसने नियम को जान लिया वो जान, कॉन्शियसनेस जिसकी इतनी बढ़ गई कि उसने ब्रह्मांड को नियम को जान। रावण के पास उस समय मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान था, जिसको आज की टेक्नोलॉजी गैलेक्टिक फेडरेशन कहती है कि वो उनका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है और जो उसके पायलट हैं उनको खाली वो अपने मन में सोचते हैं वो रावण के पास था। रावण की लंका सोने की थी, उसके पास अबेंडेंस था। उसने ब्रह्मांड के नियमों को जान लिया। ऐसे ही जिन लोगों ने ये प्रिजन बनाया है, ये कॉन्शियसनेस में हाई, इसीलिए इतना बड़ा ये कंस्ट्रक्शन कर पाए। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को ये मेंटेन करना चाहते हैं और उनको ये पता है टाइमलाइन में कि सोलर फ्लैश आने वाली है, सोलर फ्लैश आएगी और ये धरती पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेगी। इसको ब्लॉक करने के लिए जो कुछ हुआ कि ह्यूमैनिटी ट्रैप है, ये ग्रेट और ये इतना डेंजरस है। अब की बार इस प्रिजन को वो एक लेवल और डीपर करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके डीएनए को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि वो इस असेंशन को ना समझ पाए और ह्यूमैनिटी का ब्रेन हमेशा के लिए हैक हो जाए ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में भी ये एफर्ट ना करे। इसको ट्रांस ह्यूमन एजेंडा है, ग्रेट रीसेट है, मोस्ट डेंजरस है। ह्यूमैनिटी अगर इसमें ट्रैप हो गई तो कभी बाहर आने की संभावना नेग्लिजिबल है। तो ये ग्रेट और इस ग्रेट रीसेट को दुनिया की सारी गवर्नमेंट मिलकर कर रही है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट जो डार्क फोर्स है उसके कठपुतली हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है, उनको पता है। उन्होंने सत्ता के लालच में उनसे कंप्रोमाइज किया है, वो उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रही है और ये जानना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेट रीसेट के बाद ह्यूमैनिटी जो जिसको वो ह्यूमन मानते हैं, जिसमें अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ग्रेटिट्यूड है, ईश्वर है, स्पिरिचुअलिटी है, सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगी उस एजेंडा पर। फिर और दोनों में एक ही शब्द है ग्रेट अवेकनिंग के बाद भी हम इंटरप्रेट करेंगे ग्रेट रीसेट अगर इंप्लीमेंट हुआ तो हमारा माइंड हैक हो जाएगा, इस बॉडी को वो रीजनरेट करते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है और हम सदा के लिए इस बॉडी में ट्रैप होंगे, हम उनकी स्लेव सिस्टम का पार्ट पूरी ह्यूमन। ओके सर। हाँ सर, वो तो है, डिवाइन तो ऐसे होने नहीं देंगे। बेसिकली ये भी एक डिवाइन प्लान ही है जो लोगों को जगाने का ही है। तो धीरे धीरे लोग जागेंगे और फिर जुड़ेंगे, लोग अपने आप पर काम करेंगे, वाइब्रेशंस रेस करेंगे। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ, इसको अगर आप देखें, क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी तरफ आपको फोर्स किया जा रहा है? चीज आपके अंदर डाली जा रही है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो आप अपने रिसर्च करें, किसी को ब्लाइंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इंट्यूशन को देखिए, पहली चीज तो आप जानें कि कुछ हो रहा है, फिर आप अपने आप को देखिए अगर हो रहा है तो आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे अपनी वाइब्रेशन को उठा सकते हैं और अपने कर सकते हैं। और क्लियरली आपको जो ये दुनिया है, ये दुनिया लगनी चाहिए कि मेरे लिए नहीं है ना। और इसको अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 90 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। इस अबेंडेंस में ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की अबेंडेंस है, लेकिन ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड गरीबी हर 15 मिनट पे एक के साथ इंडिया में रेप है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की स्टैटिस्टिक्स है, उसमें अनरिपोर्टेड केस इंक्लूड नहीं है। हर 8 मिनट पे एक बच्चा घायल होता है जो कभी नहीं आता। 9 लोगों के पास 50% हेल्थ है। और अपना जीवन देखो, अपने आसपास आंखें उठा के देखो, क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हो इस गुलामी का? दूसरी तरफ अबेंडेंस है, यहाँ पे ड्रामा है, यहाँ पे स्ट्रगल है, संघर्ष। जिंदगी भर छोटी सी जिंदगी संघर्ष में बीत जाती है। एक बीमारी लगे किसी को कैंसर तो वो उससे जूझता रहता है। अगर इससे मुक्ति चाहते हो तो तुम्हारी फील्ड एक मौका है, इसके बाद 26,000 साल बाद से खिलाएगी। इफ आपके लिए 26,000 साल अगर इसमें ऐसा रहना चाहते हो, योर चॉइस। बेसिकली सर, जैसा मैंने आपके भी वीडियोस देखे हैं, आपने बोला है कि अर्थ अभी जो हमारा सोलर सिस्टम है बेसिकली एक फोटोन बेल्ट से पास हो रहा है। तो ये फोटोन बेल्ट एक ऐसा जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन जोन है,
बेसिकली ये तब आता है जब हम साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर हर 13,000 में ये जोन आता है। तो अब ऐसा है कि एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आपको सपोर्ट कर रहा है असेंड करने के लिए, हायर डायमेंशन में जाने के लिए। जो योगीस होते थे हमारे इंडियन योगीस, उनको ये साल लग जाता था कुंडलिनी अवेकनिंग करने, उनको मतलब जीवन लगता बेसिकली है ना, कई जीवन जीवन लग हर जा एक जीवन को थोड़ा वो ग्रो करते थे। हम्म, और इस समय सब कुछ आसान है। हम्म, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि 13,000 ईयर में ये प्रोटॉन बेल्ट में जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन, दोनों मैनिफेस्टेशन अच्छे, आपकी आपकी क्रिएटिविटी, जो आपके थॉट है वो मैनिफेस्ट होते हैं। जो भी थॉट है अगर वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, दोनों मैनिफेस्ट होते हैं। तो आपको ये समझना है। हम्म, आप तो कह सकते वही सर, हाँ सर, वही मुझे भी कहना था सर कि जो योगीज थे हमारे, उनको साल लग जाता था कुंडलिनी अवेक करने के लिए। अब ऐसा है कि जो जोन है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमें इतना मदद कर रहा है कि हम 2-3 महीने या फिर 6 महीने तक में हम असेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिरेकल ही बोल सकते हैं गॉड का, और गॉड का गिफ्ट ही है। जो लोग समझेंगे इसे और इस पे काम करेंगे, उनका ही बेनिफिट है। तो ये तो काम था हमारा करना, जो हम आपको अवेयर कर रहे हैं। तो जितना आप रिसर्च कर सकते हो, अपने आप पे काम कर सकते हो, उतना करिएगा, और इससे ह्यूमैनिटी का बेटर होगा और आपका ही बेटर होगा। तो सर, जो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, तो सर ये जो ग्रेट रीसेट है, ये कब होगा, और इसे इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें सर? ग्रेट रीसेट से बचने के लिए हाँ। देखिए, मैं बताता हूँ, कल भी मैं थोड़ा सा बोला था। 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हवाई आइलैंड में एक मीटिंग की, सारी टेक कंपनीज के चीफ उसमें इन्वॉल्व हुए, बहुत सीक्रेट मीटिंग थी। उसमें उन्होंने ये एजेंडा बताया या ये प्लान बताया कि ह्यूमैनिटी को उसके माइंड के थ्रू क्या हम एक नेटवर्क में बांध सकते हैं, सारी ह्यूमैनिटी का एक सिंगल माइंड हो जाए। तो उन्होंने 2035 डेडलाइन मान के इस पे काम करना शुरू किया, सारी टेक कंपनीज ने। दे मेट अगेन इन 2018। उन्होंने कहा कि अब हम तैयार हैं, हमारा फ्रेमवर्क तैयार है, इट इज पॉसिबल। उसके बाद 2019 में ये एक अजीब सी स्थिति धरती पे हो गई। इसको महामारी बता दिया गया। इस महामारी की डेफिनेशन पहले से चेंज कर दी गई। क्या महामारी है? एक फ्लू है जो हमेशा हर साल आता है। और उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इस एजेंडा को उन्होंने बोला कि हम तैयार हैं, अब हम इसको 2030 से पहले इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनके प्लान के हिसाब से ग्रेट रीसेट 2030 से पहले इम्प्लीमेंट हो सकता है। कंप्लीट फ्रेमवर्क रेडी है, टेस्टेड है और बनाया जा सकता है। ये उनका प्लान और उनका एजेंडा है। और जितना ये एजेंडा डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये डिस्क्लोज कैसे हो रहा है, कई लोग जानना चाहते होंगे कि आप जैसे साधारण लोगों को ये बातें कैसे पता है, न्यूज में नहीं आती, मीडिया में नहीं आती, क्या आप खोजी पत्रकार हो? नहीं, कुछ एलीट लोग जो उस ग्रुप में थे, इस असेंशन के फोटोन बेल्ट में उनके अंदर भी परिवर्तन आए, या उन्होंने देख लिया कि उनकी कॉन्शियसनेस 5th डायमेंशन तक तो जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर उनके लिए सर्वाइवल का स्ट्रगल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन डिफरेंट है। उन्होंने पाला चेंज किया है, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पे ह्यूमैनिटी जितनी रेडी होती है। अगर आज भी कंप्लीट डिस्क्लोजर इसलिए नहीं सिर्फ किए जा पा रहे क्योंकि ह्यूमैनिटी रेडी नहीं है, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन रेडी है। हम अपनी आज भी अपनी जनता को हम ये कन्विंस नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, कि ये मत लो। तो हम कैसे कंप्लीट डिस्क्लोजर की बातें कर सकते हैं? आउटलाइट ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका जो पर्पस है वो पर्पस खत्म हो जाएगा। तो ये 2030 तक डेडलाइन को इम्प्लीमेंट करने का इनका प्लान है। कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है, लेकिन ये डेडलाइन इनकी फिक्स है। तो इट मीन्स, और अब आप देखो कि जिस हद तक हम पहुंच चुके हैं, कितने करोड़ लोग इंडिया में ले चुके हैं। 90 करोड़ लोगों को आप गरीबी की रेखा में डाल चुके हो, जिनको ये मजबूर करना बड़ा आसान है कि आपको ये राशन सिर्फ तब मिलेगा जब आप अपने शरीर में ये इम्प्लांट कराओगे। तो हम एक खतरनाक स्थिति में हैं। उनका प्लान कंप्रेस्ड है, टाइम लाइन कंप्रेस्ड हो चुकी है। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरी पास इंफॉर्मेशन है। लास्ट फरवरी में कुछ हुआ था जिसमें टाइम लाइन कंप्रेस्ड हो गई। इट मीन्स कि जो इवेंट है वो भी क्लोज आ गया है और इनकी डेडलाइन भी क्लोज आ गई, दोनों युद्ध के नेक्स्ट स्तर पे आ गए। यस सर। ओके।
तो सर अब जैसे कि सर हमको पता है कि जो वाइब्रेशंस है, जो सन फ्लैशेस आ रही है, उसके कारण सोलर सिस्टम का वाइब्रेशंस रेज हो रहा है और प्लैनेट का वाइब्रेशंस रेज हो रहा है। तो सर इसमें कैसा होता है कि जब वाइब्रेशंस रेज हो रहा होता है तो डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में, तो सुनामीज, अर्थक्वेक्स। तो सर इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वाइब्रेशन अगर आ रही है और लोग तैयार नहीं है तो डिस्ट्रक्शन होगा। अगर वाइब्रेशन आ रही है और लोग कंफर्टेबल फील करेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा। जो पुरानी टाइमलाइंस थी उन टाइमलाइंस में डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्टेड था। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी बहुत फ्रीक्वेंसी के लेवल पे डिफरेंट थी। अब कॉन्शियसनेस वर्टिकली एक्सपोनेंशियली रेज कर रही है। टाइमलाइन इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं है जितना लोग पहले देखते थे। और जो पिछली बार हुआ है, पिछली 3 साइकिल में 5 बार हर 13,000 ईयर में, वो डिस्ट्रक्टिव था क्योंकि ह्यूमैनिटी रेडी नहीं थी। अब इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखो, इस सदी के 21 साल बीत चुके हैं। अभी तक कोई वार नहीं है बड़ी। एक रूस और यूक्रेन में हो रही है, इसमें भी मैंने बहुत शुरू में कहा दिया था कि इसमें कोई रिस्क नहीं है वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होने का या न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ होने का, क्योंकि कॉन्शियसनेस रेज़ है। जो सारे जो प्रोफेसी है नोस्ट्राडामस की या कुछ और, वो सब अब एप्लीकेबल नहीं है नई टाइमलाइन में। इट व्हाट आई मीन टू से, डिस्ट्रक्टिव इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है डिस्पाइट द वाइब्रेशन, क्योंकि हम काफ़ी तेज़ी से उठ रहे हैं साथ-साथ। हम अगर मैच करते जाएँगे, अगर हम कंप्लीट मैच कर जाएँ तो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका रिएक्शन। तो सर अभी जो लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, तो सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इवेंट, जो सोलर फ्लैश है, जो बेसिकली जो इवेंट जिसको बोला जाता है, जो सोलर फ्लैश है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। तो सर उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें और क्या-क्या करना होगा, आप बताइए? ये तो आपका सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोलर फ्लैश का जो इवेंट है, इसको अदर लैंग्वेज में एंड टाइम मैडनेस भी बोला जाता है। एक एरा का अंत हो रहा है, नई एरा की शुरुआत हो रही है, और जब भी एक एरा का अंत होता है, उस एरा से लोग जुड़े हुए होते हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, पुराने पैटर्न्स को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुराने आइडियाज़ को, वो उनके लिए बड़ा कठिन होता है। तो ये एंड टाइम मैडनेस हो जाती है। एंड टाइम मैडनेस में हमारे शरीर के, हमारी बॉडी, इमोशंस और मेमोरीज़ में जो कुछ भी अनरियलाइज़, जिस पे हमने अभी काम करना था, जिन-जिन हिस्से में, वो सारे सरफेस पे आ जाएँगे क्योंकि उन्हें रिलीज़ होना है। जब उन्हें रिलीज़ होना है, अदर वर्ड्स में आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जो कुछ भी हमारे अंदर है, वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम, ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, एक्सटेसी है, तो ये मल्टीपल हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करेंगे। इन द सेम वे, अगर हमारे अंदर डर और इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएँगी, वो आपके सरफेस पे आपके सामने प्रकट होंगी। जब वो प्रकट हो जाएँगी, आप उसको किस तरह रिएक्ट करोगे? ये बड़ा कठिन हो जाएगा अगर आपने अपने आप को टाइमली प्रिपेयर नहीं किया। डिवाइन सपोर्ट कंप्लीट मिलेगा, लेकिन आपके पास ये टाइम है। इवेंट कब होगा, किसी को नहीं पता। डिवाइन को पता है, लेकिन वो पर्पसली डिस्क्लोज़ नहीं करती डेट, क्योंकि डेट क्रिएट करेगी तो हमारी कॉन्शसनेस उस पे फ़ोकस हो जाएगी। इसलिए वो डेट अभी भी, चाहे सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम का कोई भी हो, कोई भी डिस्क्लोज़र अभी डेट नहीं है। से लेकिन 2025 लोग बहुत रीज़नेबल मानते हैं कि 2025 से पहले हो सकता है। तो अभी हमारे पास 3 साल का टाइम है। हम अपने यस उन सर। एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं जो अभी जिन पे काम करना बाकी है। हम अपनी थर्ड आई को ओपन करने की कोशिश करें। अगर थर्ड आई ओपन होती है, तो हमें चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बड़ी जल्दी फ़िल्टर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को भी, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, हमारी इंट्यूशन काम करता है। हम अभी भी इन्फॉर्मेशन बाद में है, जो लोग जानते भी हैं या जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि ये सही है कि वो सही है। डर वाला पोर्शन सही है कि बहुत आसानी से हो जाएगा, ये सही है ना? तो थर्ड आई पे काम करें। थर्ड आई काल्किफाइड है, इसमें हमारी फूड हैबिट्स, हमारी लाइफ़स्टाइल के हमारे उसमें बहुत सीमेंटेड है।
उसको ओपन करें, अपने उन इश्यूज़ पे काम करें जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, वो हमारे चक्रों में या हमारी बॉडी में, मेमोरी में, कॉन्शसनेस में कहीं न कहीं सेव है, अनकॉन्शियस माइंड। उन डिज़ायर को हम अब ड्रीम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जस्ट लेट्स देम कम ऑन द सर्फेस। दैट विल मेक द प्रोसेस वेरी फास्ट। अब इतने छोटे से समय में आप सारी चीज़ों को जीने के लिए तो समय बचा नहीं है। जस्ट वन डिज़ायर। मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हम क्रिया योग की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा में लिखा था है, ये मेंशन है। बहुत सिंपल हाउस होल्डर थे, तो वो योगी से मिले और योगी ने उन्हें इनिशिएट किया और सारा उनको जब ज्ञान दे दिया, तो उनके अंदर ही आपने श्री युक्तेश्वर जी का मेंशन किया था अपनी किसी एक वीडियो में, उनके गुरु लाहिड़ी महाशय के बारे में हम बता रहे हैं। तो हिमालय में उनको दीक्षा देने के बाद उन्होंने उनकी एक किसी जीवन की एक डिज़ायर रह गई थी, सोने का महल होना था। तो उन्होंने सोने के महल में उनको एक रात उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया और वो फ्री हो गए उस डिज़ायर से। इन दैट वे अगर आप सोने का महल बना के उसको एक्सपीरियंस करोगे तो शायद कई लाइफ टाइम आपको लगे। आप एक माइंड में अपने ड्रीम में एक्सपीरियंस करके इन सबसे मुक्त हो सकते हो, उन सारी डिज़ायर से जो आपके अंदर से हैं। आप अपनी क्लियर इंटेंशन रखो, आपकी इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। क्लियर इंटेंशन रोज़ सुबह 5th डायमेंशन क्रिएट हो रही है, फ्री एनर्जी, प्योर वाटर, प्योर लाइफ, कॉम्पिटिशन फ्री जीवन, और मैं उस डायमेंशन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। या आपकी सर। इंटेंशन आपकी रियलिटी क्रिएट करती जाएगी और आप और मैं इसको मैं अपनी सारी डिज़ायर उसमें खत्म, आपके सारे कर्म बचे हो जाएँ। आप आज चाहो तो इस कर्म का जो सिद्धांत है वो धरती के 3rd डायमेंशन रियलिटी में इवॉल्व होने के लिए इम्पोर्टेंट था और अभी तक है। 5th डायमेंशन में इसकी ज़रूरत नहीं है, है ना? तो आप सारे कर्मों को कह सकते हो कि मैं चाहता हूँ, मैं इवॉल्व हो चुका हूँ, मेरे सारे कर्म खत्म हो सकते हैं, क्योंकि आप फोटोन बेल्ट में ही तो हो। अभी तक आपने विश्वास किया कि कर्म है तो कर्म है। आप अपनी रियलिटी अपने हाथ में ले सकते हो, अपनी ज़िम्मेदारी हाथ में ले सकते हो। अगर आपकी कॉन्शसनेस इस लेवल पे है कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, तो आपको कर्म सिद्धांत की क्या ज़रूरत है? इवॉल्व होने का प्रोसेस ही खत्म हो गया, है ना? आप सारे अपने प्रोसेस को एक्सट्रीमली फास्ट कर सकते हो, एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियल कर सकते हो। सिर्फ आप जान जाओ कि हाँ, ये पॉसिबल है, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। हम यस सब सर। साथ हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमारी जो मेरी बॉडी में सपोज़ खरबों सेल हैं, उन खरबों सेल से मिलके मेरी ये बॉडी बनी है। हर एक सेल की कॉन्शियसनेस है, हर एक सेल की मेमोरी है, उसका भी लाइफ साइकिल है, पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा होता है। ऐसे ही इस प्लैनेट पे सारे जो लोग हैं, इन सबको मिलके प्लैनेटरी बॉडी है, प्लैनेटरी माइंड है। इस प्लैनेटरी माइंड में जो लोग अवेक हैं, वो चेंजेस कर रहे हैं। आप सिर्फ़ उस चेंजेस का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को खोजना, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ आपको इस पर रजिस्ट करना, बहस करना, यस मेरे सर। मेंटर ने मुझे 3 सूत्र दिए थे, अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ थोड़े-से। मेरे सर। मेंटर ने सबसे पहले मुझे बताया कि आप अपने आप से प्रेम करो। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते तो प्रेम नहीं समझ पाओगे। मेरे लिए बड़ी बेकार सी एडवाइस थी, मैंने कहा ये क्या बात हुई? सारे ही अपने आप से प्रेम करते हैं, हम तो सर्वाइवल मोड में हैं, ऐसा हम तो इगोइस्टिक हैं, अपने आप से प्रेम ही तो करते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि अपने आप को प्रेम करने का मतलब है अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना। हुँ। हम सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं किसी लेवल में एक अपराध बोध रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में। हमें लगता है कि हम ज़माने के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हैं या हम ऐसा कर पाते तो अच्छा होता। उस केस में हम अपने आप को प्रेम नहीं कर पाते। अपने आप को प्रेम करें, एक्सेप्ट करें, ईश्वर की संतान है ये जानें, और इस आपने इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए आप इस हिस्से में पैदा हुए हैं, तो ये जानने के बाद अपने आप से प्रेम करना आसान हो जाता है। सेकंड उन्होंने बोला कि किसी चीज़ का रेज़िस्ट ना करें। हुँ, हुँ। जब आप रेज़िस्ट करते हो, तो आप कॉम्पिटिशन मोड में आ जाते हो, आपका इवोल्यूशन रुक जाता है। आप ये साबित करने की कोशिश करते हो कि देखो मैं सही हूँ। हुँ, हुँ। तो सही गलत को छोड़ के ठीक है, कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कुछ भी नहीं है, सब लोग अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से एक रियलिटी को परसीव कर रहे हैं। तो ये उनकी कॉन्शियसनेस का एक जो हिस्सा है वो इसी को सक्सेस करता है। ये जान के किसी से भी विरोध नहीं, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी सरकम किसी चीज़ से।
व्यक्ति से नहीं, चीज़ से नहीं, किसी सर्कमस्टेंस से। अब आपकी जो आप अपने बीच में आ जाते हो। बीच में आते हो तो आपकी वर्टिकल ग्रोथ होती है। ये 2 प्रिंसिपल जो थे मेरे बहुत काम में आए। सर इसमें हम अब इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली इनर वर्क और शैडो वर्क। Yes. So तो this about the shadow work is a very big sphere. कौन से शैडो कहाँ पे सेफ हैं, अनकॉन्शियस माइंड में सेफ हैं, उस पे कैसे काम करें, है ना? ये तो बहुत बड़ा वर्क है। अब इसको काम शुरुआत करने के लिए कि खाना-पीना जो कुछ भी आपने करना है वो तो करना ही है। अपने आप को एक्सेप्ट करें, किसी चीज़ का विरोध नहीं, फ्लो में बहें। जो कुछ हो रहा है उसके साथ आप क्योंकि रेस हो रही है अभी कृष्ण की, जब आप विरोध करने की कोशिश करेंगे, आपसे साबित करेंगे, मैं अभिषेक जी को साबित करके बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपका आइडिया गलत है, आज तक कभी नहीं हुआ तो आप कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो हमारे शास्त्रों में क्यों नहीं लिखा होगा, है ना? हमारी धर्म की किताबों में तो नहीं लिखा, तब वो अपनी जर्नी पर। और अगर अभिषेक जी आप भी लोगों से संघर्ष करना शुरू करोगे कि देखो मैं तो जानता हूँ, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मेरी रिसर्च बताती है, तो आप स्लो डाउन कर लोगे, है ना? आप इतना बड़ा काम कर रहे हो और इतने तरह के लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे जो आपको नहीं जानते, है ना? पहली बार कहीं से सुना, आपकी वीडियो सुनी, कमेंट लिखा, रिएक्शन किया, आपसे कहा कि आप हमें सबूत दो, तो उनकी एनर्जीज़ में आपको एंटेंगल करना है। आपको अपनी ऊपर भी काम करना है और अपना डिवाइन वर्क भी करना है। तो मैं समझता हूँ अगर हम ये जान जाते हैं तो आसान हो जाता है। सभी लोग अपने बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से सेल्फ को परसीव कर रहे हैं, इस कॉन्शियसनेस से परसीव कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस डिफरेंट है और इतना फ्लेक्सिबिलिटी जो हम कल जानते थे, हो सकता है कि वो आज बदल जाए क्योंकि हम वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले 300 सालों से या पिछले 5000 सालों से सनातन धर्म अगर गीता को मानता आया है या सारी टीचिंग को मानता आया है, अब वो बदल सकता है, नया आ रहा है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जर्नी आसान है। यस सर। या तो सर थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने टाइम दिया और हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन किया। ये एक्चुअली एक डिवाइन सर्विस है जो आप कर रहे हो, और जैसे कि मैप में भी लिखा है कि बी यू शुड बी इन सर्विस टू अदर्स। जितना आप सर्विस टू अदर्स रहोगे उतना ज़्यादा आप स्मूथली इस इवेंट को पास कर पाओगे और आप हायर वाइब्रेशंस में रहोगे। तो या सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।